गैसियस रिएक्शन हमेशा एक फिक्स्ड वॉल्यूम रेशियो में होता है, गेल-लुसाक्स लॉ, दैट इज दिस हैपेंस इन 1:3:2। देन हम लोग ये देखें एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से कि मॉलिक्यूल रेशियो भी 1:3:2 आएगा। एंड देन फाइनली हम लोग कंक्लूड किए कि जब मॉलिक्यूल रेशियो 1:3:2 है तो अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विथ 3 times अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टू गिव 2 times अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दैट मीन्स मोल रेशियो भी इस रिएक्शन का फिक्स हो जाएगा। मोल रेशियो जो होगा वो 1:3:2। तो हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि फॉर एनी गैसियस रिएक्शन द मोल रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो एंड दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये मास रेशियो के बराबर नहीं होता है, ये जरूर हम लोग कह सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन हमेशा 3 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया देगा। ये 100% ट्रू है, लेकिन ये कहना गलत हो जाएगा कि 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 ग्राम अमोनिया देगा। गलत, क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में इनवैलिड हो रहा है। 1 और 3 लियो, टोटल 4 ग्राम लियो तो 4 ग्राम तो 4 ग्राम ही देना चाहिए, 2 ग्राम कैसे देगा? सो दिस रेशियो इज नॉट इक्वल टू मास रेशियो, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल रेशियो। अब देखो, अगर किसी रिएक्शन में ये पता चल जाए, हम लोग कुछ भी जवाब दे सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन हमेशा 2 मोल अमोनिया देगा इस रिएक्शन के थ्रू, या 3 मोल हाइड्रोजन इस रिएक्शन के थ्रू 2 मोल अमोनिया देगा, या 3 मोल का रिएक्शन करने के लिए 1 मोल नाइट्रोजन की आवश्यकता है, या उल्टा 1 मोल का रिएक्शन करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता है। अगर हमको 10 मोल बनाना है अमोनिया तो कितना मोल लेना पड़ेगा? तो 5 मोल लेंगे नाइट्रोजन और 15 मोल लेंगे हाइड्रोजन। इस रेशियो का इस्तेमाल करके हम लोग सारा आंसर दे सकते हैं। क्लियर है ये चीज? नाउ बैलेंसिंग N2 प्लस ऑफ H2 गिविंग NH3। हम लोग एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना मतलब कि एटम कंजर्व करना। किसी भी रिएक्शन में एटम्स ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। हमेशा जितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड में, वो सारे के सारे एटम्स कहां जाएंगे? प्रोडक्ट साइड में। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड आफ्टर रिएक्शन गोज इन द प्रोडक्ट साइड। एटम का कंजर्वेशन ही बैलेंसिंग कहलाता है। जैसे यहां पर एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन के एटम है, तो अगर 2 नाइट्रोजन के एटम अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गए तो यहां पर भी 2 नाइट्रोजन के एटम होने चाहिए। हम लोग बोलेंगे कि 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल का अमोनिया में 1 नाइट्रोजन का एटम होता, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम होंगे, नाइट्रोजन कंजर्व हो गया। टोटल 6 हाइड्रोजन अगर हैं तो यहां पर 6 हाइड्रोजन के एटम भी लेने होंगे। समझ में आ रहा है? 3 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विथ 3 मॉलिक्यूल टू गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, वही मॉलिक्यूल रेशियो है। तो जब हम लोग बैलेंस कर देते हैं, ये रिएक्शन में बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। बैलेंस के बाद अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये 1 है। ये तीनों नंबर को हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आफ्टर बैलेंसिंग द कोफिशिएंट या नंबर जो आया सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पहले, उसको हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। 1, 3 and 2। एंड रिमेंबर, फॉर एनी रिएक्शन आफ्टर बैलेंसिंग द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू मोल रेशियो, इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो, अगर वो गैस है तो। बैलेंस करने के बाद हम तुमसे बोले ना कि अगर ये रेशियो पता चल जाए तो हम लोग सारा सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये रेशियो आएगा कहां से? बैलेंस करने के बाद। एक रिएक्शन को बैलेंस कर लो, बैलेंस करने के बाद जो भी कोफिशिएंट्स आया वही कोफिशिएंट का रेशियो हो गया 1:3:2। और ये कोफिशिएंट का रेशियो हमेशा मोल रेशियो होगा, और मोल रेशियो जो होगा वो वॉल्यूम रेशियो के बराबर होगा अगर रिएक्शन गैसियस है तो। स्टोइकियोमेट्री के सवाल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है करेक्ट बैलेंसिंग। हम लोग मोल कंसेप्ट के सवाल 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला बाय बैलेंसिंग, दूसरा बाय विदाउट बैलेंसिंग, एंड तीसरा बाय इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इज फर्स्ट मेथड क्या? हिट एंड ट्रायल। बैलेंसिंग कैसे करते हैं? हिट एंड ट्रायल से चेक करते हैं, हाँ 1 काम किया, 2 काम किया, ऐसे कर करके। जैसे N2 था तो 2NH3 लिख दिए, 2NH3 में 6 हाइड्रोजन तो 3H2 लिख दिए, ये बैलेंस हो गया। क्लियर?
एसी चला देना जरा। क्लियर है? अब देखो, जब हीट एंड ट्रायल काम ना करे बैलेंसिंग में, जब हीट एंड ट्रायल काम न करे बैलेंसिंग में, तो हम लोग एक मेथड लगाते हैं। इस मेथड से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, और ये मेथड केमिस्ट्री कम मैथमेटिक्स ज्यादा है। जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक बहुत लंबा सा एक रिएक्शन आ जाए, जैसे मान लो KMnO4 रिएक्ट्स विद FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू फॉर्म K2SO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस MnSO4 प्लस वाटर। मान लो हम इतना लंबा रिएक्शन लिख दिए, KMnO4 रिएक्ट्स विद FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, K2SO4 मिला, MnSO4 मिला, Fe2SO4 होल थ्राइस मिला, वाटर मिला। अब हम बोले कि चलो बैलेंस करो, तो हीट एंड ट्रायल यहां पे काम नहीं करेगा, हीट एंड ट्रायल यहां पे काम नहीं करेगा। हालांकि इस रिएक्शन को हम लोग और भी एक दूसरे मेथड से बैलेंस करेंगे, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग। वो आपका मोल 2 में आएगा, स्टोइकियोमेट्री 2 टॉपिक में आएगा। अभी के लिए सिंपल मैथमेटिक्स, हम लोग बैलेंसिंग क्या करते हैं, एटम को कंजर्व करते, अपने तरफ से हमने कोफिशिएंट लगा दिया x y z, इधर लिख दिया a, इधर लिख दिया b c d। नाउ लेट द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, जितने हैं इसमें कंपाउंड एलिमेंट सबके आगे कोफिशिएंट लगा दो अपने तरफ से वेरिएबल के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? और अगर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, अब हम इक्वेशन तैयार करेंगे। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो पोटेशियम भी बैलेंस्ड होगा। कितने पोटेशियम इधर x, उधर कितने 2a, x विल बी इक्वल टू 2a। mn को बैलेंस किए, mn कितना है x, और mn उधर कितना दिख रहा है c, तो x विल बी इक्वल टू c। हर एटम को बैलेंस करो, आयरन Fe को बैलेंस करो, Fe कितना है y, और उधर Fe कितना है 2b, Fe हो गया। सल्फर को बैलेंस करो, सल्फर कितना है y प्लस z, सल्फर कितना है y प्लस z, और इधर सल्फर देख a प्लस 3b प्लस c, लिखेंगे a प्लस ऑफ 3b प्लस ऑफ c। सल्फर के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितना है 4x 4y 4z, ऑक्सीजन 4x प्लस 4y प्लस 4z विल बी इक्वल टू 4a प्लस 12b प्लस 4c प्लस, एंड लास्ट हाइड्रोजन को अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना आएगा 2z विल बी इक्वल टू, सबसे पहले रिएक्शन, सबसे पहले यह ध्यान रखना कि रिएक्शन करेक्ट और कंप्लीट दिया होना चाहिए। इस मेथड से हम लोग बैलेंस कर लेंगे, कोई भी रिएक्शन हो बैलेंस कर लेंगे। क्या कि बिना बैलेंसिंग का ये रेशियो नहीं मिलेगा, रेशियो नहीं मिला तो मोल रेशियो नहीं मिलेगा, बिना बैलेंसिंग का हम लोग सवाल कर ही नहीं सकते। और हीट एंड ट्रायल अगर काम नहीं कर रहा है तो तुरंत ये रफ में लगा देना। अब देखो इस मेथड में एक चक्कर ये है कि आप जितने वेरिएबल अज्यूम करते हो उससे एक कम इक्वेशन बनता है। टोटल वेरिएबल कितना है हम लोग अज्यूम किए 7, a b c d x y z, 7 वेरिएबल है। इक्वेशन कितना तैयार हुआ 6। हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि वी मेक अ इंटेलिजेंट गेस टू वन ऑफ द वेरिएबल। एक गेस वैल्यू हम लोग लेते हैं और वो गेस वैल्यू 99% केस में 1 काम कर जाएगा। किसी एक वेरिएबल को 1 मान लो। देखो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो बेसिकली रेशियो है ना, बेसिकली ये रेशियो है, तो रेशियो में हम किसी को भी 1 बना सकते हैं ना। हो सकता है हम इसको 1 बना दे तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, तब भी वो रेशियो करेक्ट है। तो ऑलवेज गेस वन ऑफ द वेरिएबल एज 1, और 1 गेस करने के बाद फिर कोई गेस नहीं, फिर इक्वेशन का सॉल्विंग। ऐसे वेरिएबल को 1 मान लेना जो 2-3 इक्वेशन तुम्हारा फट से सॉल्व कर दे। जैसे मान लो हम तुमसे बोले लेट z इज 1,
तो तुम बोलोगे D is 1, उसके आगे कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हम बोले मान ले लेट X is 1, X is 1, तो A निकल गया, C भी निकल गया, दो इक्वेशन तो कम से कम सॉल्व हो गए ना। तो चलो लेट X is 1, X अगर 1 है तो A कितना आएगा 1/2, C कितना आएगा, C भी 1 आएगा। ये इक्वेशन सही लिखा हुआ है ना, मेथड समझ में आ रहे हो ना, कहीं मिस्टेक होगा तो लफड़ा हो जाएगा। A हाफ, C 1, ठीक है, Y is 2B, रहने दो, इसका इस्तेमाल करो। Y क्या है 2B है, तो यहां पर Y के बदले क्या लिख दिए 2B प्लस Z इज इक्वल टू A इज हाफ प्लस 3B, लेट इट बी 3B प्लस C कितना है 1। Z और B में एक इक्वेशन तैयार होगा, कर लो इसको, Z माइनस ऑफ B विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/2, 1 प्लस करेंगे Z माइनस B कितना आ रहा 3/2, या लिख सकते हैं 2Z माइनस ऑफ 2B इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम एक और इक्वेशन Z और B में तैयार करने का कोशिश करेंगे, इसका इस्तेमाल कर 4x विल बी 4y, y इज 2b, तो 4y क्या हो जाएगा 8b प्लस 4z को 4z ही रहने दो क्योंकि Z और B में इक्वेशन चाहिए। 4a 4 इंटू हाफ 2 प्लस 12b, लेट इट बी 12b प्लस 4c, c का वैल्यू 1, 4 प्लस d, and d from the last equation is z. Simplify. 4z minus z, 3z, 8b minus 12b minus 4b is equal to 4 plus 2 6, 6 में से 4 गया, दो इक्वेशन तैयार हो गया। पहला इक्वेशन था 2z माइनस ऑफ 2b इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से मल्टीप्लाई करते ये क्या बन जाएगा 6, 4 और ये भी 4 है कि नहीं। सबट्रैक्टेड z कितना आ रहा है z 4 आ रहा है क्या, z 4 आ रहा है तो d भी कितना आएगा, z 4 अगर आ रहा है तो d भी 4 आएगा। z अगर 4 आ रहा है तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 माइनस 3 5, b कितना निकल जाएगा, b कितना निकलेगा 5/2 निकलेगा। z अगर 4 है 8 माइनस 3 5, 5/2, b का वैल्यू 5/2, b का वैल्यू 5/2, सब निकल गया कि नहीं। और y 2 भी है तो y कितना हो गया 5, सारे निकल गए, x y z a b c d सब निकल गया ना। अब हम लिख सकते हैं x का वैल्यू 1 है तो kMnO4 प्लस y 5 FeSO4 प्लस z 4 H2SO4 will be giving a is half K2SO4 प्लस b का वैल्यू कितना है 5/2 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस c का वैल्यू कितना है 1 MnSO4 प्लस d का वैल्यू 4, दैट इज 4H2। अगर कोई कोफिशिएंट फ्रैक्शन दिख रहा है तो उसके डिनोमिनेटर से पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये 2kMnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 8 H2SO4 is giving K2SO4 plus 5 Fe2SO4 whole thrice plus 2MnSO4 plus 8 H2O। हो गया बैलेंस्ड। खैर ये तरीका तब तक नहीं लगाना जब तक कि हिट एंड ट्रायल से थक ना जाओ, क्योंकि हिट एंड ट्रायल से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बैलेंस होता है रिएक्शन। अब N2 plus 3H2 गिविंग 2NH3,
ये रिएक्शन दिया हुआ है और ये तरीका लगा के 1 3 2 निकाले तो क्या काम की? वहां जहां हिट एंड ट्रायल काम कर गया, लेकिन जहां अटक गए और बैलेंसिंग जरूरी है, ये मेथड लगा के बैलेंस कर लिया। बैलेंस कर लिए, रेशियो क्या आ रहा? 2 10 8 1 5 2 एंड 8। अब जो सवाल दोगे हम वो सवाल बता देंगे इससे रिलेटेड। कॉपी कर जल्दी। चलो ये मेथड को चलो कॉपी तो कर लिए, लेकिन इस मेथड को अप्लाई करो फॉर बैलेंसिंग। एक ही रिएक्शन को बैलेंस कर लो। बैलेंस Fe2S3 प्लस वाटर प्लस ऑफ ऑक्सीजन गिविंग FeOH का होल थ्राइस प्लस सल्फर। ठीक है, ये रिएक्शन हिट एंड ट्रायल से बैलेंस हो सकता है आसानी से, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक बार ये मेथड आप लोग अप्लाई करके देख लें और बैलेंस करें। तो सीधे हम लोग यहां पर भी एक्स वाई जेड ए बी लगा दिए। आयरन को अगर कंजर्व करना है तो टोटल आयरन अभी कितना है? 2x। इधर टोटल आयरन कितना है? A। आयरन के बाद सल्फर को कंजर्व किए तो सल्फर कितना है? 3x। और यहां पर सल्फर कितना है? B। सिमिलरली इफ आई से हाउ मच हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज 2y और इधर हाइड्रोजन इज 3a और लास्ट बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कंजर्व किए तो y प्लस 2z, y प्लस 2z विल बी इक्वल टू 3a। y प्लस 2z विल बी इक्वल टू 3a। यही 4 इक्वेशन बना। अब एक गैस करेंगे। गैस क्लियर दिख रहा है कि x को 1 मान लो ताकि ये दो तुरंत सॉल्व हो जाए। लेट x इज 1, सो a विल बी इक्वल टू 2, देन b विल बी इक्वल टू 3। दोनों को सॉल्व करेंगे। y क्या है? 3a के बराबर। y होगा 3a/2 के बराबर। a निकाल चुके हो तो y के बदले यहां पर क्या बिठाएंगे? 3a/2 प्लस 2z इज 3a, या 2z विल बी इक्वल टू 3a माइनस 3a/2 इज 3a/2 है कि नहीं? a कितना है? 2 है तो कितना आ गया? a का वैल्यू 2 है तो 2 कट गया। 2z इज 3, सो z विल बी इक्वल टू 3/2। z इज 3/2। अब कौन सा बचा? y बचा। तो y कितना आएगा? 3 इंटू 2, y 3 के बराबर है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं कि Fe2S3 प्लस 3H2O प्लस 3/2O2 गिव 2FeOH का होल थ्राइस प्लस BS3S। 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे रिएक्शन को, अल्टीमेटली इट विल बिकम 2Fe2S3 प्लस 6H2O प्लस 3O2, इट इज गिविंग 4FeOH का होल थ्राइस प्लस 6S बैलेंस्ड। क्लियर? सवाल लिखो। What mass of oxygen? What mass of oxygen will be required? What mass of oxygen will be required to react completely with? What mass of oxygen will be required to react completely with? What mass of oxygen will be required to react completely with 1 gram of calcium? What mass of oxygen will be required to react completely with 1 gram of calcium?
Also find out the mass of calcium oxide obtained. Also find out the mass of calcium oxide obtained. Also find out the mass of calcium oxide obtained. Second question. Second question. A sample of KClO3. A sample of KClO3 on decomposition. A sample of KClO3 on decomposition yielded. A sample of KClO3 on decomposition yielded 448 ml of O2 at STP. A sample of KClO3 on decomposition yielded मिला, yield हुआ, yielded 448 ml of O2 at STP. Calculate पहला bit, calculate first bit, mass of O2 produced. Second bit, mass of KClO3 originally taken. Mass of O2 produced. Second bit, mass of KClO3 originally taken. And third bit, mass of KCl produced. Third bit, mass of KCl produced. तीसरा सवाल, calculate the mass of CaO. Calculate the mass of CaO. Calculate the mass of CaO obtained by heating 200 kg of, by heating 200 kg of 95% pure limestone. 200 kg of 95% pure limestone, CaCO3. अगला सवाल, 1 liter mixture of carbon monoxide and carbon dioxide. 1 liter mixture of CO and CO2 was passed through red hot coke. Was passed through red hot coke, COKE. The gases which came out were collected. The gases which came out were collected and was found to be 1.4 liter. And was found to be, the gases which came out were collected and was found to be 1.4 liter. What was the volume of carbon monoxide in the original mixture taken? What was the volume of carbon monoxide in the original mixture taken? What was the volume of carbon monoxide in the original mixture taken? सॉल्व करो। कैल्शियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो क्या मिल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो सवाल में भी दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड का भी मास पूछ लिया। तो ये स्केलेटन रिएक्शन लिखे। अभी से स्केलेटन रिएक्शन को बैलेंस करना है। हीट एंड ट्रायल, 2 ऑक्सीजन 2 CaO 2 Ca, तो यहां पर भी 2 Ca। तो यहां रेशियो क्या मिल गया? 2:1:2 मिल गया। 2 मोल कैल्शियम हमेशा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। ये 100% ट्रू है। अगर 2:1 के साथ रिएक्ट करता है तो 100:50 के साथ करेगा। सब कुछ स्टेटमेंट उसके बाद आप सिंपल अरिथमेटिक करोगे, है कि नहीं है?
1 ग्राम कैल्शियम के साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा कंप्लीटली, ये सवाल है। तो हमको पता है कि ये रेशियो मास रेशियो नहीं होता, तो जो भी दिया है उसको मोल में कन्वर्ट करो। सो मोल ऑफ कैल्शियम टेकन इज हाउ मच, 1/40। मोल ऑफ कैल्शियम टेकन इज 1/40 बिकॉज द रेशियो इज मोल रेशियो। हम लोग मोल में ही काम कर सकते हैं। तो जो दिया है उसको पहले मोल में कन्वर्ट करो, मोल में काम करो, और फिर चाहो तो उसको फिर मास में कन्वर्ट कर लो। 1/40 is the moles of calcium. So I can say 2 mole calcium always react with 1 mole of oxygen. Therefore, 1/40 mole of calcium will react with 1/2 into 1/40 mole of oxygen. इतने ऑक्सीजन के मोल की आवश्यकता होगी। 2 मोल। देखो, ये रेशियो के मदद से पहला सेंटेंस लिखो और जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग आप सिंपल यूनिटरी मेथड। 2 मोल अगर 1 मोल के साथ हमेशा रिएक्ट करता है तो 1/40 का रिएक्शन के लिए 1/80 चाहिए। सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज हाउ मच? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज हाउ मच? 1/80। सो मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज हाउ मच? है कि नहीं? तो अब ये मोल को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस माने O2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 32। मोल ऑफ ऑक्सीजन पता चल गया 1/80, तो मोल से मास में कन्वर्ट कर लो। दैट इज 1/80 इंटू 32, सो इट विल बिकम हाउ मच? 16 16 5 0.4 0.4 ग्राम। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड विल बी 0.4 ग्राम। आंसर ये समझ में आया? 0.4 ग्राम कैसे निकाले? सबको क्लियर है ये? अब व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड? ठीक है, इसको भी करने का 2 तरीका है। एक तो तरीका है कि हम लोग फिर से रेशियो का इस्तेमाल करें, और दूसरा तरीका है कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमेशा वैलिड है। अगर 1 ग्राम कैल्शियम 0.4 ग्राम ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट कर गया कंप्लीटली, तो डेफिनेटली 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। द इनिशियल टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर ये दोनों कंप्लीट रिएक्ट कर गया, टोटल 1.4 था तो 1.4 ही मिलेगा। चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं रेशियो से। तुम्हारी इच्छा, कोई भी 2 ले ले, या तो बोलो 2 मोल कैल्शियम हमेशा 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देता है, या तो बोलो 1 मोल ऑक्सीजन हमेशा 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देता है। दोनों करेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो सीधे 2 moles of calcium after reaction gives 2 moles of calcium oxide. कितना मोल कैल्शियम का लिए थे? 1/40. So 1/40 mole of calcium will give 1/40 mole of calcium oxide. So moles of calcium oxide obtained is 1/40. Now convert this mole into mass. Mass of calcium oxide obtained will be 1/40 multiplied by molecular weight of CaO is 56, 40 plus 16. 4 10 times, 4 14 times, 14/10, 1.4 ग्राम। आना ही आना है, जो हम डायरेक्ट लिख दिए थे। चाहो तो तुम कैल्शियम को रिलेट कर दो कैल्शियम ऑक्साइड से, या आप ऑक्सीजन को रिलेट कर दो कैल्शियम ऑक्साइड से। आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन गिव्स 2 moles ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आ रहा? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वॉज रिक्वायर्ड? 1/80। 1/80 रिएक्ट किया ना, देयरफॉर 1/80 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल गिव 2 into 1/80, that is 1/40 moles of calcium oxide. वही आएगा 1.4। सेंटेंस लिख के समझ लो, या ऐसे सोचो, रेशियो कितना था? 2:1:2 था ना। अब अगर हम बोले कि ये 1/40 है, देन व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस? सिंपल मैथमेटिक्स। तो अगर ये रेशियो है और एक नंबर हम दे दिए 1/40 कैल्शियम का, तो बाकी नहीं लिख पाओगे क्या? यहां पर क्या लिख देंगे? 1/80 एंड दिस इज ऑल्सो 1/40। हो गया, यहीं पे मास बता दे फट से। लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट सेंटेंस, अंडरस्टैंड इट क्लियरली।
KClO3 on decomposition gives KCl plus O2. पहला स्टेप स्केलेटन रिएक्शन लिखना। दूसरा स्टेप बैलेंसिंग बाय हिट एंड ट्रायल। क्या कोफिशिएंट 1 काम कर रहा है? नहीं, तो हम यहां पे हिट एंड ट्रायल में यहां पे कोफिशिएंट कितना ले लेंगे? लेट इट इज 2, तो 2 KCl, so 2 KCl, 6 ऑक्सीजन, so 3 ऑक्सीजन, इट इज बैलेंस्ड। रेशियो 2:2:3। सवाल में क्या दिया है? या सैंपल ऑफ KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स यील्डेड 448 ml ऑफ O2 एट STP। हमें 448 ml ऑफ O2 एट STP मिला, इतना ऑक्सीजन मिला STP में। तो बताओ KCl का कितना मास मिला और KClO3 का कितना मास मिला, या लिया गया था? यही पूछा है ना। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि हाउ मच ग्राम, हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड? 0. मोल, हम मास पूछ रहे। O2 का मास 0.64 ग्राम। 448 ml एट STP कितना मोल? तो जब वॉल्यूम एट STP दिया रहता है तो वॉल्यूम एट STP से मोल कैसे निकालते? इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 448 डिवाइडेड बाई 22400। जब लीटर था तो 22.4 लीटर, तो जब ml है तो 22.4 लीटर को भी 1000 से क्लियर है। So ultimately it will become 0.02 moles. Mass कितना? Mass of oxygen obtained will be how much? 0.02 multiplied by 32, which will come 0.64 gram. तो ठीक है, अगर ऑक्सीजन के मोल्स अगर आपको पता चल गया 0.02, तो बता इसका मोल कितना बनेगा, इसका मोल कितना बनेगा? मैंने एक तरह का एक सिचुएशन हो गया ना, 2:2:3। देन इफ दिस इज 0.02, देन व्हाट इज दिस? मतलब इट विल बिकम 2/3 ऑफ 0.02 होगा ना। ये हो जाएगा 0.04/3, ये भी हो जाएगा 0.04/3। या तो ऐसे समझ लिए या सेंटेंस में समझे। सेंटेंस में कैसे समझेंगे? 3 मोल ऑक्सीजन जब बनता है 2 मोल्स ऑफ KClO3 लेने पर, वी गेट 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन व्हेन वी टेक 2 moles of KClO3. ये तो यूनिवर्सली ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द रेशियो। 3 mole ऑक्सीजन वी विल गेट व्हेन वी विल टेक 2 moles of KClO3. Okay, 0.02 moles of oxygen we will get when 2/3 into 0.02 moles of KClO3 will be taken. तो 0.04/3 moles of KClO3 की जरूरत होगी। तो what mass of KClO3 is originally taken? तो mass of KClO3 originally taken will be 0.04/3 multiplied by, ये तो मोल था इसका KClO3 का, मास इंटू मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट कितना आएगा? 39 प्लस 35.5 प्लस 48 कितना? 74.5। अल्टीमेट आदमी जोड़ घटाव नहीं कर पा रहा। 39 प्लस 35.5 प्लस 48, इट इज 122.5। 122.5 multiplied by 0.04 divided by 3, ultimately 1.63 gram। समझ में आया? तो 1.63 ग्राम KClO3 लेना पड़ेगा। यह भी पूछ रहा है कि KCl का मास कितना बनेगा? सेम नहीं होगा, यह मास रेशियो नहीं है, मोल रेशियो है। तुमको बोलना चाहिए कि सर मास कंजर्वेशन लगाओ। अगर शुरू में इतना मास था
ऑक्सीजन का इतना मास बना है, तो इसका मास कितना होगा? 1.63 माइनस 0.64, 0.99 ग्राम KCl बनेगा। समझ में आया? आप रेगुलर अटेंड करते हो यहां पे? पिछले बार आए थे, पिछले क्लास में आप थे? आपसे पूछ रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं। क्लियर है ये? किसी को समझने में कोई दिक्कत? मोल रेशियो कैसे इस्तेमाल समझ में आ रहा है? आगे करो। अगला सवाल, कैलकुलेट द मास ऑफ क्विकलाइम CaO obtained by heating 200 kg of 95% pure limestone. लाइमस्टोन को हीट कर रहे हैं, CaCO3 को हीट किया जा रहा है, तो ये क्या देगा? CaO प्लस CO2। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, इसे बैलेंस करने का जरूरत है ही नहीं। 1:1:1। हम लोग 200 kg ऑफ लाइमस्टोन लिए, बट इट वॉज 95% प्योर। देन टेल मी व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड। अरे 200 जो लिए हो वो पूरा का पूरा प्योर थोड़ी है, तो जो प्योर वाला है वही तो CO2 और CaO देगा। तो फर्स्ट कैलकुलेट द मास ऑफ प्योर CaCO3। तो मास ऑफ प्योर CaCO3 विल बी इक्वल टू 95/100 इंटू 200 विच इज 190 kg। क्लियर? तो मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स कितना? 190 अपॉन नहीं, बिकॉज मोल इज मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 मास इन ग्राम हुआ, डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 आता है, अल्टीमेटली इट विल बिकम 1900 मोल्स। एक मोल CaO देगा, तो 1900 मोल्स भी 1900 मोल्स ऑफ CaO देगा। सो मोल्स ऑफ CaO विल बी 1900 ओनली, मास ऑफ CaO विल बी 1900 मोल था मल्टीप्लाइड बाय 56, ये ग्राम आया, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो तब ये किलोग्राम हो जाएगा। सो इट इज 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 56 कितना आ रहा है? 106.4 किलोग्राम। कितना CO2 मिलेगा किलोग्राम में? समझ में आ रहा है? मास कंजर्वेशन, टोटल मास कितना था? 190 kg, और CO कितना मिला? 106.4 kg। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मास ऑफ CO2 निकल जाएगा। सीधे यहां पर सीधे बोल सकते थे कि मास ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड विल बी इक्वल टू 190 माइनस ऑफ 106.4 kg। आंसर 83.6 kg। क्लियर एवरीवन? वन लीटर मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2। सवाल को समझो ऐसे, कार्बन मोनोऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था, टोटल वॉल्यूम 1 लीटर था। इसको हम लोग पास कर दिए रेड हॉट कोक से पास कर दिए। व्हाट इज कोक? बेसिकली कार्बन।
तो जो गैस बाहर आया वो उसका वॉल्यूम 1.4 लीटर हो गया। तो बताओ कि कार्बन मोनोऑक्साइड ओरिजिनल मिक्सचर में कितना लिया गया था। तो सबसे पहले 0.6 एंड 0.6 लीटर, करेक्ट, सही है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्लास 10th में पढ़े होगे ब्लास्ट फर्नेस, पढ़े थे, थोड़ा बहुत आइडिया है। आयरन का ब्लास्ट फर्नेस, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CO2 का सोर्स है, CO2 देता, CO2 हम लोग कोक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो CO2 गेट्स रिड्यूस्ड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड फिर आयरन ओर को रिड्यूस करके आयरन देता है। खैर एक बात ध्यान रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन पे पास करोगे नो रिएक्शन, बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बन से पास करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ रहा है? ओके, लेट दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड टेकन विच इज x लीटर। x लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड लिया गया, टोटल 1 लीटर था। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ x लीटर। जब हम इसको रेड हॉट कोक के ऊपर पास किए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिया गया था इट विल रिमेन अनइफेक्टेड। तो जो CO टेकन था वो CO टेकन तो बाहर आया ही आया। कितना आया होगा? x लीटर ही तो आएगा। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कोक के कांटेक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ होगा। Let this is CO formed. So all carbon dioxide will get reduced by the coke to form carbon monoxide and let this is CO gas formed. हम ये दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं, तो CO गैस ही। अल्टीमेटली जो गैस बाहर आया वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही है, लेकिन उस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कुछ ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड भी है जो शुरू से लिए हुए थे और कुछ अभी अभी बना है। तो दोनों को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कितना बना है? रिएक्शन इज गिवन, बैलेंस इट। कैसे बैलेंस करेंगे? CO2 प्लस C गिविंग CO, बैलेंस करो इसे। क्या आया बैलेंस्ड रिएक्शन? CO2 प्लस C गिविंग 2CO, 2CO बैलेंस हो गया। ये रेशियो क्या है? 1:1:2। दिस रेशियो इज mole ratio, but the reaction is gaseous. The mole ratio is also a volume ratio. Mole ratio is also a volume ratio. ये कहना बिल्कुल सही है कि 1 मोल CO2 2 मोल CO गैस देगा, और ये भी कहना सही है कि 1 लीटर CO2 2 लीटर CO गैस देगा। Both of the statements are correct. तो चूंकि हम लोग वॉल्यूम में काम कर रहे हैं तो सीधे वॉल्यूम रेशियो में काम करो, है कि नहीं? कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस था शुरू में? 1 माइनस ऑफ x लीटर। आफ्टर रिएक्शन इट बिकम्स 0। देन हाउ मेनी लीटर ऑफ CO गैस वी विल गेट? 2 into 1 माइनस x लीटर। कार्बन का वॉल्यूम कहां दिया है? तुम ऐसे कर दिया गया? अरे गैस के वॉल्यूम में सॉलिड का वॉल्यूम जोड़ दोगे तुम, हैं? किसका? कार्बन का। कैसे लिए? क्यों लिए? नहीं, सिर्फ कार्बन ही जुड़ा है तो किसमें जुड़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। ठीक है, हमको भी दिख रहा है। फिर एकदम गलत कंसेप्ट। तू तो एकदम अल्टीमेट तरीका से करेक्ट आंसर निकाल दिया रे। माने ये 1 लीटर है तो और ये 1.4 लीटर है, मतलब कि सिर्फ कार्बन ही जुड़ा है, तो कार्बन का वॉल्यूम कितना हो गया? 0.4, इसलिए उसका वॉल्यूम 0.6। गलत तरीका समझ। वो बाई चांस आ गया, ये कंसेप्ट मत लगा देना, तरीका को समझो। 1 मोल 2 मोल देगा या 1 लीटर 2 लीटर देगा?
दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज मोल रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो इफ द रिएक्शन इज गैसियस। कितना लीटर CO2 था? 1 माइनस एक्स। पूरा रिएक्शन के बाद कितना लीटर CO मिलेगा? 2 इंटू 1 माइनस एक्स, बिकॉज 1 लीटर विल गिव 2 लीटर, देन 1 माइनस एक्स लीटर विल गिव 2 इंटू 1 माइनस एक्स लीटर। कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बना है? 2 इंटू 1 माइनस एक्स लीटर बना है। तो ऑब्वियसली दिस प्लस दिस हैज टू बी इक्वल टू 1.4, सो x प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज 1.4, x plus 2 minus of 2x is 1.4. So ultimately x will come 0.6 लीटर। तो ओरिजिनल मिक्सचर में कार्बन मोनोऑक्साइड 0.6 लीटर था और कार्बन डाइऑक्साइड 0.4 लीटर था। क्लियर? तरीका समझ में आया कैसे सॉल्व किए? तरीका क्लियर है? समझ के कॉपी कर। आगे लिखिए परसेंट यील्ड, या इसको हम लोग एफिशिएंसी भी कहते हैं, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। परसेंट यील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय theoretical maximum yield of product into 100। देखो हम लोग तो पेन पेपर पे पूरा मोल रेशियो का इस्तेमाल करके मास निकाल दे रहे हैं। जब हम लोग एक्चुअली जब लैब में काम करते हैं ना, तो हमें 100% ना तो कैल्शियम कार्बोनेट प्योर मिलता है और ना ही कोई रिएक्शन 100% कंप्लीट होता है। रिएक्शन कंडीशन आप लोग काइनेटिक्स में पढ़ोगे कि किसी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन को 100% कंप्लीट कराया ही नहीं जा सकता प्रैक्टिकली। थियोरेटिकली वी कंसिडर टू बी एट द एंड पोजीशन, बट द रिएक्शन नेवर एंड्स। तो पेन पेपर पे जो कैलकुलेट किए ना, वो थियोरेटिकल मैक्सिमम यील्ड है प्रोडक्ट का, और जो एक्सपेरिमेंट करके एक्चुअली जो मेरे को मिलता है वो एक्चुअल यील्ड हुआ। तो रिएक्शन का एफिशिएंसी कितना हुआ या रिएक्शन का परसेंट यील्ड कितना हुआ, इस फॉर्मूला से निकालें। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CaO प्लस CO2। ओके, हम लोग 200 ग्राम CaCO3 को कंप्लीटली हीट कर दिए। 200 ग्राम CaCO3 को हम लोग कंप्लीटली हीट कर दिए। ओके, एट द एंड वी गॉट से 100 ग्राम ऑफ CaO। At the end we got 100 gram of CaO. बताओ, what is the efficiency of this reaction? What is the percent yield of this reaction? तो ध्यान देना, देख कैसे कैलकुलेट कर रहे। ये तो CaO का एक्चुअल यील्ड है। थियोरेटिकली कितना होना चाहिए था? 200 ग्राम CaCO3 का मतलब 2 मोल। मोल में काम करेंगे बिकॉज इट इज अ मोल रेशियो, बैलेंस्ड है ऑलरेडी, 1:1:1। 200 डिवाइडेड बाई 100 मॉलिक्यूलर वेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कितना मोल है? 2 मोल। 1 मोल हमेशा 1 मोल देता है, तो 2 मोल देना चाहिए था। 2 मोल देने का मतलब 2 इंटू 56 112 ग्राम होना चाहिए था। 2 मोल अगर पूरा रिएक्ट करे तो 2 मोल CaO मिलेगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो, और 2 मोल CaO का मतलब 2 इंटू 56 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaO। मास, मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज मास, मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इज नंबर, मोल मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर इज वॉल्यूम। इतना ग्राम थियोरेटिकली मिलना था, लेकिन मिला कितना? 100 ग्राम। देयरफॉर परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 100 divided by 112 multiplied by 100. This is the answer. परसेंट यील्ड का समझ में आया? तो एक्चुअल रिएक्शन कंडीशन इन द लैब नेवर गिव्स अस दैट मच प्रोडक्ट विच वी कैलकुलेट ऑन पेन एंड पेपर। समझ में आ रहा? पेन एंड पेपर पे जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो बिल्कुल आइडियल परफेक्ट कंडीशन, जो कि हम लोग को लैब में कभी नहीं मिलता। लैब में जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा कम मिलता है।
तो जितना मिला एक्चुअली डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल इनटू 100 विल गिव यू द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन और परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन। कॉपी करो यहां तक, फिर एक सवाल देंगे। पहला सवाल, 500 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड, हाउ मच gram of CaO will be formed if percent yield of the reaction is 80%। दूसरा सवाल, how much CaCO3 need to be taken to produce 100 gram of CaO if the percent yield is 90%। 2A gives 3B, then B gives 2C, then 3C gives D plus 2E. This is alpha percent efficient, this is beta percent efficient, this is gamma percent efficient. If n moles of A was taken, then how many moles of E will be obtained? पहले का आंसर ठीक है, CaCO3 gives CaO plus CO2। कितना CaO लिए? 500 ग्राम। 500 ग्राम CaCO3 का मतलब कितना मोल लिए? 5 मोल्स लिए। ठीक, थियोरेटिकली कितना मिलना चाहिए था? थियोरेटिकली कितना मिलना चाहिए था? 5 moles of CaO मिलना चाहिए था ना। 1 मोल तो 1 मोल देगा, तो 5 मोल 5 मोल देगा। लेकिन रिएक्शन 80% एफिशिएंट है, तो कितना मोल मिलना चाहिए? सो एक्चुअल यील्ड विल बी इक्वल टू 0.8 into 5, that is 4 moles। 80% एफिशिएंट का ही मतलब हुआ ना, मिलना चाहिए था 5, लेकिन रिएक्शन 80% एफिशिएंट है, तो 80% ऑफ जो मिलना चाहिए था वो मिला है। तो 80% ऑफ 5, 80/100 ऑफ 5, 0.8 into 5, दैट इज 4 मोल्स मिला। 4 मोल्स मिला माने 4 into 56 कितना आ जाएगा? 224 ग्राम मिला है CaO इस रिएक्शन। अब उल्टा दे दिए सवाल, इसी सवाल का उल्टा रूप अगला, CaCO3 कितना लेना पड़ेगा? CaCO3 कितना लेना पड़ेगा अगर हमको 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए और रिएक्शन 90% एफिशिएंट है? फिर से रिएक्शन लिखिए, CaCO3 on heating is CaO plus CO2। I want to form 100 gram of CaO। 100 ग्राम CaO मेरे को चाहिए और रिएक्शन 90% ही एफिशिएंट है, तो बताओ कितना ग्राम CaCO3 लेना पड़ेगा? ओके, लेट m ग्राम हैज टू बी टेकन, लेट m ग्राम हैज टू बी टेकन। समझो, मोल कितना लिए? m/100। थियोरिटिकली m/100 mole will give m/100 of this। थियोरेटिकली है कि नहीं? थियोरेटिकली इतना मिलना चाहिए। एक्चुअली कितना मोल मिला? एक्चुअली कितना मोल मिलेगा? 0.9 into m/100 बिकॉज द रिएक्शन इज 90% एफिशिएंट। सोचो ऐसे, लेट m ग्राम लेना पड़े, m आंसर है मेरा, लेट m ग्राम कितना मोल? m/100, 1:1। थियोरेटिकली m/100 देना चाहिए, लेकिन इतना नहीं ना मिला।
क्यों नहीं मिला? क्योंकि रिएक्शन इज 90% एफिशिएंट। कितना मोल मिला CaO का? 0.9 ऑफ n/100, इतना मोल मिला। तो मास कितना मिला? 0.9 into m/100 into 56. This is the mass obtained, and this mass should be equal to m निकाल लेंगे। अरे समझ में आ रहा क्या चल रहा है? n मोल्स, अगर A का n मोल लेंगे तो E का कितना मोल मिलना चाहिए? सच रिएक्शन इज कॉल्ड सिक्वेंशियल रिएक्शन। जब एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह बिहेव करे, सिक्वेंशियल रिएक्शन। A से B मिला, B से C मिला, C से फिर D और E मिला, और हर रिएक्शन का हम एफिशिएंसी दे रखे हैं % यील्ड। तो बता एक्चुअल यील्ड कितना मिलेगा E का मोल में? कुछ नहीं है। बता B कितना मिला पहले में? B कितना मिलेगा पहले में? B कितना मिलेगा पहले में? अगर n मोल A लिए हैं तो कितना? 2n/3 n/2 B का बैलेंस्ड रिएक्शन दिए है ना हम, तो कोफिशिएंट जो लिखा हुआ है वो बैलेंस्ड कोफिशिएंट है। तो पहला रिएक्शन देखे क्या बोलेंगे? 2 मोल A हमेशा 3 मोल B देता है, तो n मोल कितना देगा? 3/2 into n। लेकिन ये 3n/2 ये तो थियोरिटिकल है। वो रिएक्शन α% एफिशिएंट है। B कितना मिलेगा? α/100 इंटू कितना मिला B? ये समझ में आया? ये समझ में आया? α/100 इंटू 3n/2 समझ में आया? अब ये तैयार है यहां रिएक्शन करने के लिए। कितना मोल है? α/100 इंटू 3n/2। 1 मोल 2 मोल देता है, तो इतना मोल कितना देगा? इंटू 2 कर देंगे, तो α/100 इंटू 3n हो गया। बट दिस इज थियोरिटिकल। दिस रिएक्शन इज β% एफिशिएंट, तो यहां पर मिलेगा β/100 इंटू दिस, है कि नहीं? अब इस रिएक्शन के लिए C कितना हो गया? β/100 इंटू α/100 इंटू 3n। ओके, 3 moles of C gives 2 moles of E, so 1 will give 2/3, so this much will give 2/3 into β/100 into α/100 into 3n। ये कट गया, लेकिन ये तो थियोरिटिकल है। into gamma by, so moles of E will be equal to α/100 into β/100 into gamma/100 multiplied by 2n to n। ठीक है ना? ये आंसर है। अब हम हो सकता है नीचे दे दें और ऊपर पूछ लें। ठीक है, चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।